वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अमजद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा मुआशरा। नाजरीन इकराम, हर मंगल शाम 9 बजे आप ये प्रोग्राम देखा करते हैं और ख़वातीन और उनके खाविन वगैरह के बीच में जो झगड़े हैं वो उनकी वजह जानने की कोशिश करते हैं और उसके जो है उन मसलों का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, पिछले कई हफ्तों हमने 498A के फॉल्स केसेस पर प्रोग्राम्स चलाए और हमने पिछले प्रोग्राम में ये ऐलान किया था कि अब के हम ख़वातीन पर घरेलू मज़ालिम पर रोशनी डालेंगे। और इस मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट साहब। एडवोकेट साहब, आपका स्टूडियो में तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एडवोकेट साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ख़वातीन पर घरेलू मज़ालिम जो इंडियन लॉ के तहत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहा जाता है, इसका डेफिनेशन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों लाया गया है। इसका जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जैसे डेफिनेशन खुद बोलता है, डोमेस्टिक अज़दवाजी ज़िंदगी में वायलेंस किया जाए, मारपीट की जाए, ज़दोकूब किया जाए, इसको डोमेस्टिक वायलेंस कहा गया है। डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन, बेसिकली इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, और 2005 में ये एनैक्टमेंट लाया गया। देखिए, अक्सर ये होता है कि मारपीट से भी तंग आकर के अगर औरत कंप्लेंट करती थी 2005 से पहले खास करके, तो तब ये हो जाता था कि भाई सीधे सीधे डाउरी केस बुक करो, एक हैरासमेंट करो, और जैसे ही पुलिस केस बुक किया जाता है, पुलिस केस बुक होने के बाद में उसके जो हस्बैंड और उसके इन-लॉज होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो लोग जो है उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करते बच्ची को। अब ये तो नहीं है कि भाई अगर एक लड़की कंप्लेंट कर दे तो सारा ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मतलब एक लड़की को इतना भी हक नहीं है कि वो एक कंप्लेंट करे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए फैमिली ज़्यादा नहीं टूटना चाहिए, ऐसा सोचते हुए एक एनैक्टमेंट लाया गया है जिसके अंदर औरतों को अज़दवाजी ज़िंदगी में या फिर घरेलू ज़िंदगी में, देखिए दो बातें हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी वाइफ हस्बैंड के बीच की है और घरेलू ज़िंदगी जो है नॉर्मल लाइफ है। ये एक बात यहाँ पे साफ कर लीजिए, जहन में ये होनी चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ मैरिड लोगों के लिए ही बल्कि महदूद नहीं है, या फिर बीवी के ऊपर जुल्म के लिए ही महदूद नहीं है। घर में औरतों के ऊपर मारपीट करने के लिए, मारपीट से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एनैक्टमेंट बनाई गई है। जैसे अगर बहन है, माँ है, उनके साथ भी अगर मारपीट होती है और उनके साथ भी दूसरे तरीके का बर्ताव होता है जो कि कानूनी इजाज़त नहीं है, तो उसके अंदर जो है ये एक्ट के अंदर उसको प्रोटेक्शन दी गई है। जी, और इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप क्या है? इसके अंदर 5 किस्म के ऑर्डर्स हैं। जी, ये है कि भाई प्रोटेक्शन ऑर्डर है सेक्शन 18 के तहत, कंपनसेशन है सेक्शन 19, 20, 21। ये जो है मेरे सेपरेट रेसिडेंस हैं, 19 सेपरेट रेसिडेंस में आता है, मेडिकल एक्सपेंसेस या मेंटेनेंस है, और 21 जो है उसको दूसरा सारे हक दिलाने के लिए, एनी अदर रिलीफ या फिर दूसरा कोई रिलीफ के लिए। यहाँ ज़्यादातर ये कोशिश होती है इस एनैक्टमेंट के अंदर कि इसको रिश्ते को टूटने से बचाया जाए, और मोस्टली ये भी एनैक्टमेंट जो है शादीशुदा औरतें ही यूज कर रही हैं। जी वकील साहब,
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में लाया गया है, जी, इससे पहले ऐसा कुछ औरतों की हिफाजत के लिए कुछ नहीं था? इससे पहले भी था, मगर जैसा देखा गया है कि इसको 498 को मिसयूज किया जा रहा है, 498 का अनड्यू एडवांटेज उठाया जा रहा है, तो उसकी वजह से जो है एक एनैक्टमेंट लाना बड़ा जरूरी हो गया था, क्योंकि 498 सिर्फ उन चीजों को फोकस करता है कि जिसके डाउरी रिलेटेड डिमांड्स होती हैं। जी, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई दूसरी मारपीट हो रही है, बुरा बर्ताव हो रहा है, उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून ऐसा नहीं था। जी, तो ये जरूरी समझा गया कि एक ऐसा एनैक्टमेंट हो जिसके तहत दूसरी जो जबरदस्ती है, दूसरी जो बदउनवानियां हैं, इनको निपटा जाए, तो इसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत लेके आया गया। जी, ये पार्लियामेंट में लाया गया है? बेशक जी, और प्रेसिडेंट का जो है बिल्कुल कॉन्सेंट लिया गया था? कंसेंट लिया गया बराबर। जी, इसको जो है गजीट में पब्लिश भी किया गया। जी, ये जो है पूरी तरीके से एक कानून है जिसके तहत औरतों को उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। जैसे डोमेस्टिक रिलेशन में जो लोग रहते हैं, जी, कोई भी किस्म के डोमेस्टिक रिलेशन में हो और या साथ की जिंदगी हो, या जरूरी नहीं है वाइफ ही रहना। मैं बार बार इस बात को तवज्जो दे रहा हूं कि भाई यहाँ जरूरी नहीं है कि वो वाइफ हो। जी, कोई भी औरत डोमेस्टिक रिलेशन, इट नीड नॉट बी ऑलवेज वाइफ, जी, बहन है, भाई की बीवी है, लफ्ज़ एक हाउस होल्ड में, एक छत के नीचे अगर लोग रहते हैं और उन औरतों के साथ जबरदस्ती की जा रही है, मारपीट की जा रही है, तो उसके लिए ये एनैक्टमेंट बनाया गया है। जी, तो ये जो पार्लियामेंट में एनैक्टमेंट बनाया गया है, तो कितने स्टेट्स जो है इसका रेटिफिकेशन दिए हैं? क्या ये सारे हिंदुस्तान में लागू है? पूरी ऑल ओवर इंडिया ये एप्लीकेबल है। जी, तो किस हुकूमत है आंध्र प्रदेश जी, इसमें किस हद तक सीरियस है और किस हद तक अच्छी तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं? इसका तरीका यह है कि इसमें 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं। डायरेक्ट पुलिस कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। जी, इसके अंदर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर बोल के एक डेजिग्नेशन बनाई गई है, जो यूजुअली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास या तहसीलदार के पास एक ऑफिस रखते हैं जहां पर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। जी, ये जो डोमेस्टिक इंसिडेंट्स होते हैं, इसकी रिपोर्ट वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को कर सकते हैं, इसकी शिकायत कर सकते हैं। जी, तो पुलिस से मुदाखलत से पहले एक स्टेप लगाई गई है। जी, तो एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं अगर आपकी इजाजत हो। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। बेटे मैं यहाँ राजेंद्र नगर से पहले एक डेयरी फार्म है, हैप्पी होम हाइट से बात कर रही हूँ। जी, बेटे यहाँ हमारे ऊपर ये 100 अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करिए। रस्सियों की दादागिरी चलती है। यहाँ ज्यादातर औरतें रहते। बेटे मैं जरा वकील साहब से पूछना चाह रही हूँ, मैं क्या करूँ? जरा दोबारा फरमाइए आप। ये हैप्पी होम हाइट से बात कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। और बेटे यहाँ 100 फ्लैटा है, यहाँ पे 3-4 जने गुंडे बदमाशा, उनको क्या जबान में बोलूँ मैं, उनका राज चलता। बेटे यहाँ पे हर वक्त पैसे लेते जाते और मेंटेनेंस सही नहीं है। बेटे जरा कुछ बोले तो बाहर बोल के 3-3, 4-4 जने आते हैं। यहाँ ज्यादातर अकेले औरतें रहते हैं। इसका इलाज क्या करना बेटे, जरा मेरे जी, को बोलो। आप जो बता रही हैं वो क्या बिल्डिंग के ओनर्स हैं या? हाँ मैं ओनर हूँ बेटे, मैं ओनर हूँ। नहीं, पूरी बिल्डिंग के ओनर्स, हैप्पी होम की जो बिल्डिंग है, कंप्लीट बिल्डिंग? नहीं बेटे, कंप्लीट बिल्डिंग नहीं है, मेरा यहाँ एक फ्लैट है। ये ठीक है। हमारे एक नहीं, ये जो आपको सता रहे हैं, ये साहिबीन क्या बिल्डिंग के ओनर्स हैं, बिल्डर्स हैं? बेटे ओनर है, उन्होंने रेंट पे देते हैं, उनका राज चल रहा बेटे यहाँ अच्छा, पे। अच्छा। हम हम पानी उनका ने 24 घंटे पानी आता, हमारे का 1 घंटा पानी आता। जी। और कुछ हर हमेशा पैसे लेते जाते बेटे, काम कराना है। जी। या बिल्डिंग की हालत ऐसी है और पूरे अड़ोस पड़ोस को किराए को देते, शीशा रखने, ऑटो रखने, इनको कोई पूछने वाला नहीं है बेटे। मैं लॉलेसनेस है। क्या करूं बोलो। इंशाल्लाह आज का मौजू है घरेलू मजालिम खवातीन पर। इंशाल्लाह हम आपके सवाल का किसी दिन जवाब देंगे। अच्छा, जरा याद से बेटे इंशाल्लाह, लिख के इंशाल्लाह। रखो बाबा। ठीक है, कॉल करने का शुक्रिया। रखे बेटे। माशरे में क्या क्या चल रहा है। खैर फिलवक्त तो आज हम घर के अंदरूनी मामलात की तरफ तवज्जो देते हैं। आपने जैसे बताया डोमेस्टिक वायलेंस ये सिर्फ जो है बीवी पर लागू नहीं होता, बल्कि घर की तमाम खवातीन जी, एक छत के नीचे जो रहते हैं बेशक। उन तमाम पर जो है अगर मजालिम ढाए जाएं जी, तो जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू होता है। जी। अब ये मजालिम किन किन किस्म के होते हैं? जी, जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं फॉरेन कंट्रीज में, एक बाप भी हो अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठा सकता,
वैसे ही एक इंडियन सिटीजन को ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो आज़ादी है आर्टिकल 21 के तहत, उसके अंदर उसकी मर्जी के बगैर उसको जिस्मानी और जहनी तौर पे ईजा नहीं दी जा सकती। तो वैसे टाइम पे वो जो दूसरे कंट्रीज में जैसा प्रोटेक्शन है वैसे ही ये उसके बराबर ही समझिए आप कि ये डायरेक्टली हेल्पलाइन को फ़ोन कर सकते हैं। इसके अंदर हेल्पलाइंस भी बनाए गए हैं। अपन दीगर आगे आने वाले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह इसकी पूरी डिटेल देंगे जी। जैसे मैं बता रहा था, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, अक्सर वो प्रोटेक्शन ऑफिसर भी लेडी होती है जी। तो ये जो मंडल स्तर पर या सब डिविजनल स्तर पर लेवल पर ये जी। अपॉइंट होती हैं। जी। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर को अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट रिपोर्ट देते हैं तो वो खुद एक पूरा रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। इसके अंदर फॉर्म्स भी प्रिंट करके गवर्नमेंट सर्कुलेट कर रही है। इंडिया ये एपी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से इसको सर्कुलेट कर रही है, हैंडल कर रही है। और कोई भी इंसिडेंट हो डोमेस्टिक वायलेंस तो पहला उसका हक प्रोटेक्शन ऑर्डर का बनता है। जी। जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर हो तो जब वो पुलिस का प्रोटेक्शन ले सकते हैं। जी। यहाँ कोर्ट को जाकर के पूरा एडजुडिकेशन या केस चलाने की पूरी मुकम्मल जरूरत नहीं होती। डायरेक्टली अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर कंप्लेंट देती है और पुलिस की एड जरूरत पड़ती है तो पहले वो औरत को बचाया जाता है। जी। इसके अंदर एक और अच्छा एनैक्टमेंट या अच्छा रिलीफ ये है कि शेयर्ड हाउस होल्ड पूछा जाएगा। जी। जैसे अगर किसी औरत को बिला वजह गैर जरूरी तंग किया जा रहा है, जैसे हम आपके प्रोग्राम के जरिए से इससे पहले भी बताए थे, जैसे लोगों की शिकायत थी पी करके आते हैं, मारते हैं, तंग करते हैं, ऐसे केसेस में बहुत काम आता है ये शेयर्ड हाउस होल्ड। यानी कि अगर उसी घर में एक सेपरेट हिस्से में एक औरत को रख दें, ये औरत पूछ सकती है, ये वुमन पूछ सकती है अपना हक। क्योंकि मैं अज़दवाजी तौर पे इनसे ताल्लुकात है, रिलेटेड हूँ और मैं उसी घर में रहना चाह रही हूँ, तो इसको सेपरेट रूम देना और उसके अंदर प्रोटेक्शन देना ये भी ये एनैक्टमेंट में है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल एनैक्टमेंट है अगर इसको डिटेल से देखा जाए तो। जी। और ये माँ पर कैसे जो है अप्लाई होता है? माँ देखिए ये क्लियरली है वुमेन। इसके अंदर जो डेफिनेशंस है जी। डोमेस्टिक रिलेशन का डेफिनेशन है, इफ टू पर्सन्स, इफ ए पर्सन हु लिव्ड, वो कभी रहे या पहले कभी रहे थे एक ही डोमेस्टिक लाइफ में, जी। एक ही घर में एक जगह पका करके खा करके और या फिर एक छत के नीचे जो जिंदगी गुजार रहे हैं, वैसी तमाम औरतों को कवर करता है। और जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ही मारे, जरूरी नहीं है कि भाई हस्बैंड अपनी बीवी को ही तंग करे, तो दूसरे लोगों को भी जो तंग किया जाता है उसके लिए। और अगर ये प्रोटेक्शन ऑर्डर का, प्रोटेक्शन ऑफिसर का इंटरवेंशन होने के बाद या मुदाखलत होने के बाद बावजूद इसके ये कंटिन्यू होता है तो दीगर स्टेप्स लिए जाते हैं। जैसे महीने का उसको उसी घर में रख करके महीने का खर्चा दिया जाएगा, वैसे और दूसरे रिलीफ्स भी मिलेंगे उनको। एक औलाद अगर है वो माँ पर कैसे मजालिम करेगी, कैसे मजालिम ढाएगी? भाई जब अगर वो शराब नोशी के अगर शिकार हों या किसी और प्रेशर में हों और अगर हाथापाई करते हों या फिर किसी किस्म की डिमांड बहन या माँ पे करते हैं, हाथापाई करते हैं, तो उस समय ये औरतें बेसहारा या लाचार नहीं होती हैं। इस किस्म के एनैक्टमेंट के तहत वो लोग उनके ऊपर कानूनी शिकंजा रख सकते हैं। जी। तो किस सूरत में ये कानून लागू होगा, किस तरीके से जो है एक दफा जो है लगेगी वो वायलेंस का जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो डेफिनेशन इसमें कहा गया है कि किसी किस्म का भी वायलेंस, चाहे वो किसी डिमांड को लेके हो, मेंटल हरासमेंट हो या फिजिकल अब्यूज हो, वर्बल अब्यूज हो, जैसे अक्सर नाम पुकार करके चिढ़ाया जाता है, बहरहाल उसकी अमन पजीर जिंदगी में उसकी मुदाखलत की जाए, ऐसे किस्म के डोमेस्टिक वायलेंस को वो डोमेस्टिक वायलेंस कहा गया है। इसके अंदर ऐसे कई रिलेशंस को भी कवर किया गया है जो जनरली इंडियन कानून में नहीं किया गया, जैसा कि फिड्यूशरी रिलेशंस है, लिव इन रिलेशंस है, हम दोनों भाई वाइफ हस्बैंड भी नहीं हैं, किसी शहर में आए हैं और भाई काम करते हैं इसी शहर में, एक ही कंपनी में किराए के लिए बचने के लिए एक घर में रह रहे थे और एक ही अज़दवाजी जिंदगी में थे, किसी किस्म की लड़ाई हो गई और औरत पे हाथ उठाया गया, वैसी औरत को भी प्रोटेक्शन दिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। जी। तो जब हाथ उठाया जाता है, इंजरी होना लाजमी है या फिर हाथ उठाना काफी है? नहीं, इंजरी एक दूसरा एस्पेक्ट है जी। लफ्ज मेंटल फिजिकल अब्यूज जो है, अब्यूज जिसको कहेंगे, जरूरी नहीं है आपको इंजरी होकर के ब्लीडिंग हो या कुछ हो,
डोमेस्टिक वायलेंस है, देखिए हर एक का रेक्टर है, जैसे इसको प्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ किसी चीज को कह देने से वो साबित नहीं हो जाती, बरखिलाफ इसके कि अगर औरत के साथ जुल्म होता है तो यहाँ मुदाखलत हो सकती है, कानूनी एतबार से और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ मुदाखलत हो सकती है। एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब है, कहाँ से? जी, अपना तारुफ दीजिए। जी, लड़का है जी, मेरे शहर में मुझसे लड़के मेरे बच्चे को 4 साल का बच्चे को लेके चले गए। जी, बच्चे को मैं पैसा लोन नहीं दे रही है, पुलिस कंप्लेंट करने के बावजूद भी मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ रहा है। तो बच्चा आने के लिए तैयार है, मेरे शहर में दे रहे हैं। क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र क्या है? बच्चा 4 साल का है। जी, और हस्बैंड आपके लड़कियों को नहीं ले गए? जी नहीं, लड़कियों को नहीं। लड़कियों की उम्र क्या है? लड़कियों की उम्र, एक लड़की की उम्र 7 साल की है जी, और एक 5 साल। ठीक है। आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? मेरे शहर का नाम मोहम्मद कलीम है। आपका नाम जान सकते हैं? वसीम बेगम। वसीम बेगम साहिबा, इंशाल्लाह आपका जवाब देते हैं। जी, कोई बात नहीं। तो पिछले प्रोग्रामों में आपने रोशनी डाली थी, फलां फलां उम्र की जो है लड़कियां या लड़के जी, अगर हों तो शौहर ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। जी, तो क्या अब हस्बैंड का हक है कि लड़के को ले जाएं? जी बिल्कुल नहीं है, जी, क्योंकि लड़का अगर हो, मर्द बच्चा हो, तो बाप, अभी लड़के अलग हुए हैं, मतलब सेपरेशन नहीं हुआ इनका, ये लोग तलाक नहीं लिए, जी, इन्होंने नहीं बताया दौरान सवाल, और ये बात मुबहम है। जी, वैसे भी अगर 7 साल से कम उम्र का लड़का हो तो वो माँ की हिजानत में रहता है और माँ ही का हक है। अगर तलाक हो गई तो? तलाक हो जाने पर, जी, अलायदगी हो जाने पर। अब अलायदगी नहीं हुई, अगर बाप के पास अपना बेटा है तो इसकी सूरत कानूनी एतबार से दूसरी है। जी, बावजूद इसके ये माँ का ही हक है। 7 साल के अंदर जो है हिजानत कहा गया है शरई तौर पे भी, और इंडियन कानून उसको रिकॉग्नाइज करता है। अब इन्हें क्या करना चाहिए? दूसरी बात इन्होंने कही कि लड़ झगड़ के गया है। आज के प्रोग्राम से रिलेटेड इनकी लड़ाई है। जी, अगर ये मारपीट करते हैं जी, तो ये जाकर के प्रोटेक्शन ऑफिसर को रुजू कर सकती जी। हैं, या फिर डायरेक्टली कोर्ट को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जी, और ये ऐसा क्यों होता है कि अक्सर लोगों को देखने में आया, लड़कियां हैं तो अपने से दूर रखने की कोशिश करेंगे, और अगर औलादे नरीना है तो वो जिस तरह भी हो अपना कर लेने की कोशिश करते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारा ये जो बड़ा हमारा माशरा है, जी, अभी तक उन गिरफ्तों में बाकी, वो गिरफ्तें उनके ऊपर बाकी है जी, जो नहीं रहनी चाहिए। शरीयत में, कुरान में वाज़े तौर पर, खुले तौर पर ये समझाया गया है, बेटी और बेटे में फ़र्क ना करो। जी, ये औलाद हमारी मर्जी है, हम जिसको चाहे बेटा देते हैं, जिसको चाहे बेटी देते हैं। जी, बावजूद इसके ये लोग समझते हैं कि भाई बेटी एक जिम्मेदारी है, बेटा कुछ और है। जी, वो मैं नहीं समझता कि वो ज़माना अभी बाकी है। जी, और हुक्म भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है जी, कि भाई बेटियों का कत्ल मत करो। कुरान में आयत है, भुखमरी के डर से औलाद का कत्ल मत करो। जी, मगर ये लोग ऐसे हैं भाई, लाइल्मी है, अंधेरे में हैं, जी, और इसी वजह से ये लोग बेटी को कमतर समझते हैं, जी, जबकि बेटी रहमत कहलाई गई है। इस हिसाब से ये लोग सोचते हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ हुक्म दिया है कि बेटियों से मोहब्बत करें, उनकी अच्छी तालीम तरबियत करें और उनका निकाह अच्छे लड़के से करके दें, बल्कि खुद अपनी साहबजादी का जो है उनसे मोहब्बत की और जो है बेहतरीन मिसाल पेश की। बेशक मिसाल पेश करने के बावजूद हम हैं कि उनकी दी हुई तालीम को छोड़कर अगयार की तालीम को अपनाए हुए हैं, महज ये दुनियावी फ़ायदे देख रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी थी कि जैसे बेटियों का जो हक है, नॉन मुस्लिम्स के अंदर बेटियों का हक नहीं माना जाता था विरासत में। जी, एनटी रामाराव की गवर्नमेंट के बाद में विरासत में हक उनका दिया गया। जी, एक और कॉलर शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? मैं याकूतपुर से साजिद खान बोल रहा हूँ। साजिद खान साहब याकूतपुर से, क्या जानना चाहेंगे जनाब? ये हमारे एक
था उनका इंतकाल हो गया, जी तो उनको एक लड़का हुआ, जी। तो वो लड़का जो है वालिद कन रहेगा या नाना नानी कन रहेगा, ये बात जानना चाहूँगा। आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? जी, कॉल करने का शुक्रिया, इंशाल्लाह जवाब देते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए। तो इनकी एक बहन साहिबा थी जो गुजर गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, और एक लड़का है, तो वो किसका हक है? वालिदा अगर गुजर जाती हैं किसी शख्स की, किसी बच्चे की, अगर माँ गुजर जाती है और बाप जिंदा है और वो मर्द बच्चा हो, तो वो उसका हक, वो औलाद का हक उसके बाप का होगा। जी फिर यहाँ पर फिर और के क्राइटेरिया वही एज का होगा, जी मगर अगर माँ गुजर जाने के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता तो बराबर औलाद मिल्कियत बाप की है, शरई एतबार से भी और इंडियन कानून। जी। और बाप के बाद किसका हक है? बाप के बाद अगर माँ बाप दोनों गुजर जाते हैं, जी। आपका पूछने का जी, मतलब, जी। अगर माँ बाप दोनों गुजर जाते हैं तो फिर अगर लड़का है तो उसकी दादी उसको क्लेम कर सकती है, अगर लड़की है तो फिर नानी करने रहेगी, बाप के कोई बाप या बाप के रिश्तेदार को उसका हक नहीं जी रहेगा। जी। तो वालिद के न होने पर दादी का हक है? जी हाँ, अगर मर्द बच्चा हो और उसकी हिजानत की उम्र खत्म हो गई हो। जी। और अगर लड़कियां हों तो? लड़कियां हो तो नानी के पास ही रहेंगी नानी। और उनकी पालने और परवरिश की जिम्मेदारी बाप की रहेगी। जी जी। वकील साहब, आप इस ताल्लुक से, डोमेस्टिक वायलेंस के ताल्लुक से आप फरमा रहे थे, तो ये जो मेंटल टॉर्चर है, जी, ये भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, बेशक आता है। तो इसे साबित कैसे करेंगे? साबित जो है, देखिए सबूत डिफरेंट किस्म के होते हैं, जैसे हर केस के अंदर सबूत जो है एक और चीज होती है, जी वो डिपेंड करता है फैक्ट्स के ऊपर, केसेस के। जी मगर साबित जब करनी होती है तो वो पार्टीज को एग्जामिन करने पर आमतौर पे पता चल जाता है कि क्या है। तो कुछ एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं ओटापल्ली पे रहती हूँ। जी। ओटापल्ली पे घर है, बच्ची को शोहर मार दिए, रंडी बच्चे। अच्छा, शोहर आपकी मार दिए। टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। हम केस करे और पैसे खिला के पुलिस को, पैसे खिला के उनके शोहर को धुआ लिए। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। बंद कर दिए सर। जी फरमाइए। बहुत परेशान हूँ सर मैं। बच्चे छोटे, एक बच्ची माजूर है, अल्लाह वाली है बच्ची, एक बच्चा 1 साल का बच्चा है। जी उसको नली मत के शोहर मार दिया, खाली बच्ची को मारे, कहते तो कहीं को मारे बल्कि जी मार दिए। तो मार दिए तो हम केस कर रहे हैं, पुलिस पूरे 2 महीने गए, जेल को आ गए। अब फिर रहे मजे में, बच्चे का खर्चा दे रहे थे, बच्चों का कुछ भी नहीं, मैं कहने से 2 बच्चे भी। अच्छा अब पुलिस वाले भी बोलते कुछ एक्शन नहीं ले रहे, पुलिस वाले भी। जी मैं माँ केस चल रहा बोल के बोल रहे हैं हमको। बहुत दिन से 6-6 महीने हो गए, देखो साहब बहुत जी। परेशान हूँ मैं भी मेहनत करके खाने वाली हूँ साहब। जी जी। आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो बच्चे लड़का लड़की है, क्या है एक लड़का बच्चे? एक लड़की है, उम्र बच्ची क्या? माजूर है, हाथापांव से उम्र माजूर क्या है, है? दिमाग पे। उम्र क्या है बच्चों की? हाँ, बच्चों की उम्र क्या है? 2 साल की एक बच्ची है, 1 साल का एक बच्चा है। ठीक है। जवाब एक बच्ची माजूर है, दिमाग की तौर नहीं है। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह जवाब देते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए। कॉल करने का शुक्रिया। मेहरबानी करिए साहब। जरूर, 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 इंशाल्लाह करिए। बहुत परेशान है, बहुत अच्छी बच्ची थी, जी। नली मत के मार दिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जवाब देते हैं। जी वकील साहब। जी, इनके लिए ये मुनासिब है कि ये 125 सीआरपीसी सेक्शन के तहत बच्चों का एज ए गार्डियन केस डालें और उनसे मेंटेनेंस तलब करें बच्चों के बाप से। जैसे इन्होंने बताया वो 2 महीने तक अंदर थे, उसके बाद लाजमी बात है अगर बेल पे बाहर आए होंगे, मुकदमा तो है, पुलिस वाले अपना काम बराबर करेंगे। थोड़ा सा इन्हें चाहिए कि ये सब्र करें और मेंटेनेंस का केस उनके ऊपर डालिए। बच्चों की जो जिम्मेदारी है, ये बच्चे ज़रूरी नहीं है उनको दिया जाए, अगर वो चाहते हैं कि बच्चा मिले तो पहले उनकी जिम्मेदारी उठाए और मेंटेनेंस दे। इनके लिए मुनासिब रिलीफ ये है कि 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस डाले तो इनको खर्चा मिलने शुरू हो जाएगा। कौन जनाब, कहाँ से? मलकपेट से सोहेल साहब। जनाब आपका खैर मकदम है, आप क्या जानना चाहेंगे? हाँ, मैं ये जानना चाहता था, ये सब्युद्दीन साहब से पूछना था खास करके। जी। ये हाल में जो एक सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आई 1988 के बारे में, ये जो है जो भी ये जितने भी डाइवर्स केसेस है इसमें अक्सर क्या है देखा जाए तो लड़के वाले हरासमेंट करके लड़के वालों को ऐसा पुलिस के जरिए हरास करा के
टॉर्चर करके पकड़ के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं ना। जी। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट वाले ये कहते हैं कि जो है जो भी केस होगा अगर कोई 498A में बुक करे तो बाद आपका ACC के थ्रू ACC जब तक परमिशन नहीं देगा जब तक वो लोग नहीं पकड़ेंगे तो कैसा आया। जी, ये सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का है? सुप्रीम कोर्ट का भी है, हाई जी कोर्ट का भी। जी जी और तो ये एक चीज है। और दूसरी चीज जो है जहाँ तक हो सके ये केस ऐसे केस में ये सिमिलर केस बता रहा हूँ मैं आपको कि ज्यादातर जो है मैरिजेस हो रहे हैं फिर एकदम 1 महीने 2 महीने या 15 दिन में डाइवर्स हो जाता है, खुदा ले लेते हैं। तो ये जो है एक तरफ से माशरे में एक नई किस्म के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। हालांकि रिश्ता जो है जोड़ने में बहुत मुश्किल है, जोड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। जी जी जी, मौजूद पे अगर आप रोशनी डाले तो बहुत खराब। बिल्कुल इंशाल्लाह। हम आपका बेहतरीन सवाल है और हम इंशाल्लाह माकूल जवाब देंगे। आप प्रोग्राम देखते रहिए, कॉल करने का शुक्रिया। अच्छी बात है। खुदा हाफिज। जोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है, जी तोड़ना बहुत आसान। जी, ये बिल्कुल खिलाफ हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के जी कि भाई निकाह को आसान करो और फहाशत बुरे काम को मुश्किल करो। खैर, इनका 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इनके हिसाब से ये कहते हैं कि भाई अगर 498A या डोमेस्टिक ये 498A के केसेस जो है वो बुक हो जाएं तो डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करना है। ये अभी नहीं आई, ये बहुत पहले से है। देखिए, एक क्राइटेरिया जो ये लोग देखते हैं कि कस्टोडियल इंटरोगेशन ज़रूरी है या नहीं। ठीक है, क्राइटेरिया जो है कानून का जो यार्डस्टिक है या कानून जो बात कहता है, आदमी को तब तक अरेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन ज़रूरी नहीं है। और जनरली 498 के केसेस में वो ज़रूरी नहीं माना जाता। बावजूद इसके अगर संगीन एलिगेशंस हैं या सीवियर एलिगेशंस हैं तो उन एलिगेशंस को चलते हुए ये मजबूरी हो जाती है कि भाई आदमी को तफ्तीश किए जाए। तो वैसे केस में डीसीपी लेवल के ऑफिस में डीसीपी लेवल के ऑफिसर से परमिशन ज़रूरी है। जी, ठीक है, एक कॉलर शामिल कर लेंगे, उसके बाद जवाब कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन जनाब, कहाँ से फरमा रहे हैं? पाशा हाशमी साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। आपका क्या सवाल है जनाब? जी, डॉक्टर साहब है नहीं आप एडवोकेट साहब हैं। एडवोकेट जी, प्रोग्राम चल रहा है हमारा मुआशरा और आज हम बहस कर रहे हैं ख़वातीन पर घरेलू मजालिम पर। अच्छी बात है। तो ये डॉरी केस के बारे में अभी जो बताए थे, जी हाँ, जी तो वो जो है ना डॉरी केस बोले तो अब क्या है मालूम, जी बताइए। जहाँ पे लोग आदमी शरीफ रहते, बात औरतें भी गलत रहती, जहाँ शरीफाना अंदाज देख के जो है ना पैसा दूसरे उनके यानी केस यानी कोई यानी नहर के उसमें केस डाल देते हैं। जी हो, काफ़ी प्रोग्राम्स हमने किए हैं। अगर अपने एडवोकेट साहब कुछ बताएंगे। हाँ, उसी पर बात चल रही है। जवाब जो है आधा मुकम्मिल हो चुका है इंशाल्लाह। और उसको तो कर लिया जाता है। जी हाँ, जब आदमी बेकसूर आदमियों को भी जो है ना फंसा देते, उनके खानदान को फंसा देते, पूरों को, भाई बहन कोई भी नहीं रहते, सबको फंसा देते। जी हो, जी हो। उसके बारे में जरा मैं वकील साहब पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों जितना इन्वेस्टिगेशन नहीं होती कि भाई ये हकीकत है या कुछ जबरदस्ती बताया जा रहा है। औरत जो है ना कुछ भी बोलो यानी आम अपने हैदराबादी अंदाज से हंसो बोलते ना भाई, ठीक है, ठीक है, हंसे तो भी केस डाल दिए, वैसे ठीक है, ठीक है, हमने सुन लिया है और आपका सवाल हम समझ गए हैं। उसी पर बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह जवाब मुकम्मिल करते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम, कॉल करने का शुक्रिया। आप एक मिनट जी जी, ज़रा थोड़ा जल्दी, क्योंकि दूसरे कॉलर्स भी जो है मुंतज़िर रहते हैं। आप थोड़ा शॉर्टकट में बताइए। आपका इसमें शरीफ अमजद, अमजद। अमजद भाई, वही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो नाहक अपने नौजवान है
वो लोग भी जो शरीफ मैं देखा, जैसा अपने एडवोकेट साहब की माशाल्लाह दाढ़ी वगैरह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह काफ़ी नेक है हमारे साहब। इंशाल्लाह जो है इंडिया के क़वानीन और जो है दीन की मालूमात की रोशनी में भी जवाब देते हैं। तो इंशाल्लाह एडवोकेट साहब आप मुकम्मल फरमाइए। वही जनाब। बात चल रही थी, जैसे इसी किस्म के मिसयूज़ को या गलत इस्तेमाल 498 के केसेस के लिए इनका बिल्कुल वही मौजू पे सवाल था कि भाई ऐसे मासूम लोग को इसकी जद में लाया जा रहा है, उसी को बचाने के लिए फैमिली मेंबर्स को तो डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करना, पहले से डायरेक्शंस भी है और पुलिस में हायर ऑफिशियल्स की डायरेक्शंस भी है। जी। बावजूद उसके एक्यूज नंबर 1 जनरली जो है शौहर होता है, उससे पूछताछ या तफ्तीश जरूरी होती है, तो वैसे टाइम पे ही पकड़ा जाता है। और दूसरी चीज इनका ये सवाल था, ऐसा होने के बाद इसका कोई रिलीफ है क्या नहीं। जब मुकदमा मुकम्मल हो जाता है ये केस चल करके, और जब बाइज्जत बरी हो जाते हैं जी। कि ये झूठा साबित हो जाता है मुकदमा, जी। तो इनको एक और रास्ता ओपन रहता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जिसको कहते हैं। जी। गैर वाजिबी तौर पर सताया गया और उनके ऊपर केस चला गया, तो ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस भी लड़की वालों के ऊपर पलट कर किया जा सकता है और ये सताए गए का उसका बराबर हर्जाना। तो और क्या सजा हो सकती है इन्हें? सजा का डिपेंड करता है जिस हिसाब से इनको तकलीफ दी गई, जो ऑफेंस में इनको ट्राई किया गया, जी। उस हिसाब से डिफेंड। इनका सवाल ये था कि भाई ये कोई दूसरा रिलीफ अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल अवेलेबल है, पहले ये बाइज्जत बरी हो जाएं, उसके बाद मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर जी। उनको ट्राई कर सकते हैं। जी। अगर आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ये डिटरेंट साबित हो सकता है। बिल्कुल। लोग जो है अंधाधुन जहां ससुराल वालों से नाइत्तेफाकी हुई, ये धमकी देना शुरू कर देते हैं कि हम आपको एंटी डॉरी केस में डाल देंगे, आप सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपका सारा खानदान जेल में सड़ेगा, पुलिस की मार खाएगा। ये डरा कर धमका कर अपने मुतालिबात मनवाते हैं बेशक। और अपने जेर कर लेते हैं लोगों को। जी। एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद मुकम्मल करते हैं जवाब। अस्सलाम वालेकुम। कौन जनाब, कहाँ से? जी हाँ भाई, मैं आप ही मेरे को वेटिंग में आप खड़ा करें, आप मेरे से पूछ रहे हैं। नहीं, आपका जवाब मुकम्मल कर रहे हैं, आप देखते रहिए प्रोग्राम, इंशाल्लाह जवाब मुकम्मल करते हैं। नहीं, आप कहाँ करें, मुकम्मल बात ही नहीं हुई अभी। नहीं, आप सवाल। बात होने से पहले आपका कॉल लग गया, आप देखते रहिए प्रोग्राम, इंशाल्लाह मुकम्मल करते हैं। जी जनाब। जी। तो जो शुरफा को जो सताया जा रहा है, जी। ये रुकना चाहिए। बेशक रुकना चाहिए। आप जैसे बता रहे हैं, जी। ये है पहले से रूलिंग, जी। मगर इसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा? पुलिस अगर चाहे सीरियस हो, इसके लिए पुलिस वालों को जो है, पुलिस वाले बिना इंक्वायरी करे के अरेस्ट नहीं करना चाहिए। जनरली होता यह है, अगर जैसे ही ये पता चलता है कि आपके ऊपर केस बुक हुआ या कंप्लेंट हुई, ये लोग बजाय पुलिस को आकर के फेस करने के राह फरार इख्तियार करते हैं या फिर अरेस्ट अवॉइड करते हैं। जिस घर में ये लोग रहते हैं वहां लॉक डाल के चले जाते हैं। कोई आदमी भी ये हिम्मत नहीं करता, कोई एक आदमी भी ये हिम्मत नहीं करता आगे आके कि भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, समझाया जाए या फिर आसपास में इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो पुलिस को अपनी डिफिकल्टी रहती है, पुलिस को केस कंप्लीट करने का प्रेशर रहता है, तो कई वजूहात की वजह से वो लोग मजबूर हो जाते हैं कि आदमी को पकड़ो और उसकी तफ्तीश करो। अब जैसे ये साहब पूछ रहे थे, भाई देखो ऐसा सताया जा रहा है, वो है, ये है, तो पहली चीज तो ये है कि जब ऐसा कंप्लेंट हो आपके ऊपर, आप जाकर के सीधे बात करिए। बेशक पुलिस जो है उसको फॉलो करना चाहिए, बाज़ वक़्त ऊंच नीच हो सकती है, मगर कानून के हिसाब से अगर आपके खिलाफ शिकायत हो रही है तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए, जी, वो बेहतर रहेगा। अब पुलिस का जो है थोड़ा जाबराना रवैया भी रहता है जी। उन्हें थोड़ा कुछ रिश्वत भी खानी होती है। अब इसके बारे में कमेंट नहीं किया जाए तो बेहतर है। जी, अक्सर ये देखने में आया है, जी जहां पर भी 498 बुक हुआ है जी। वहां पुलिस का हरासमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, पुलिस अगर रिश्वत खाती है तो आप उसके दूसरे इकदाम उठाइए, एंटी करप्शन में जाइए या कुछ कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि अक्सर ये मुकदमे कंप्लीट होने से पहले ही डर से उससे क्लोज कर लिए जाते हैं। जी तो इख्तिताम तक आने के बाद मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की बात शुरू होती है। जी, अक्सर जो है शुरुआत पे जो बदमज़गी होती है उससे लोग खाइफ रहते हैं। बेशक सही बात है आपकी, उसके लिए ही तो मैं कह रहा हूँ कि इंक्वायरी प्रॉपर करने के मौके दिए जाएं जी, पुलिस को। एक और कॉलर शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब है, कहाँ से?
जी यास्मीन साहबा, क्या जानना चाहेंगे आप? ठीक है। किस बात पे लड़े हुए? ठीक है। ठीक है। अच्छा। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी अच्छा, जी अच्छा, आपका सवाल हमने सुन लिया है, इंशाल्लाह जवाब देते हैं वकील साहब, प्रोग्राम देखते रहिए। जी, भाभी इनकी लड़कर चली गई हैं और प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती हैं। 498 दायर कर दिया है इन्होंने। नहीं, इन्होंने कहा कि डरा रही हैं कि 498 अच्छा, दायर करेंगे। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि जाएं और इनकी कंप्लेंट कर दें कि इस किस्म से डराया जा रहा है, इस किस्म से सताया जा रहा है, तो यहीं से इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये एंटिसिपेशन जो है, इनका जो अंदाजा है कि ये होगा, इसके दौरान में ही अगर ये कंप्लेंट करती हैं तो इस पे इंक्वायरी होगी और इनको बेशक मदद मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि भाई और भावज को ये भी कोशिश करें कि मुसालहत कर दें और मिला दें। अगर नहीं होता है तो उनकी धमकियों के लिए, तो देखिए इंडियन कानून में किसी को धमकाना, गलत तरीके से तुम्हारे ऊपर जब जोर करेंगे, नहीं तो ये करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, तो इसके लिए भी कानून आईपीसी के तहत इनको पनिशमेंट मिलेगी। वैसे हमारा आज का मौजू डोमेस्टिक वायलेंस पे है और मैं समझता हूँ कि टॉपिक से हट करके सवालात जी, टॉपिक से थोड़ा हटके जरूर है, मगर चूंकि 498 की सीरियसनेस ऐसी है जी, हमने प्रोग्राम भी बहुत चलाए हैं और इंशाल्लाह जब जब भी फॉल्स 498 केस का आएगा कॉल, तो इंशाल्लाह हम जवाब देंगे, बेशक, क्योंकि जुल्म ये कानून के जरिए बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है। बेशक आपकी बात सही है। सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला सेक्शन आईपीसी का 498A ही कहा जाता है और रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा इसकी जो है, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं मुकदमात जी, पेंडेंसी बढ़ गई जी। एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो एक्चुअली हमारे गांव में एक लड़का लड़की का रस्म हुआ था। ठीक है। तो लड़की किसी और को चाहती थी जी, ये रीजन है, ठीक है। उसके बाद में वो लड़के वालों को उल्टा केस डाले कि हमारी बेटी मर जा रही थी, लोग शादी नहीं करे बोल के उल्टा कोर्ट से और पुलिस वालों को बोलकर वो लोग 2 लाख रुपए दिए। ठीक है। ठीक है, ये सही है या गलत है, या वकील ऐसे करते हैं या बीच में पुलिस वाले ऐसे करते हैं? मैं ये जानना चाह रही थी। ठीक है। केस ऐसा उल्टा भी हो सकता है क्या? क्या सेक्शन में केस डाले? क्या सेक्शन लगाया है आप पर? नहीं, वो पता नहीं, वहाँ पर केस वो कर लिया, लड़की वाले उल्टा हमारा 2 लाख रस्म का खर्चा हुआ। नहीं, आपको बताया नहीं गया, FIR की कॉपी नहीं दी गई, क्या है मामला? कुछ भी नहीं, वो लोग डर के लड़के वाले जज से दे दी कि बच्ची मर जा रही बोले वो लोग। ठीक है। तो मतलब क्या किया था, क्या इकदाम किया था लड़की ने? आप इसके बारे में थोड़ा बोलेंगे? ठीक है, जवाब नहीं, लड़की का इकदाम क्या था जो मर जा रही थी बल्कि बता रहे थे लोग? वो पता नहीं, वो पुलिस गेम खेली, कोई वकील था वो गेम खेल लिया। आप कुछ पूछना चाहेंगे? जवाब कुछ भी नहीं। ठीक है, जवाब देते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए, कॉल करने का शुक्रिया जी। वकील साहब, देखिए, इनके बताने के मुताबिक ना ये कौन सा केस हुआ जानती हैं, ये कह रही हैं कि वकील साहब और पुलिस इनको प्रेशराइज करके इनसे पैसे ऐंटे हैं 2 लाख रुपए। तो इस किस्म का अगर प्रेशर आता हो, जनरली जब इस किस्म का प्रेशर अगर दिया जा रहा है, तो आपको चाहिए कि हायर ऑफिशियल्स जो DCP रैंक के ऑफिसर हो या कमिश्नर रैंक के ऑफिसर हो, उन तक इस मामले की रिपोर्ट की जाए और बताया जाए। बावजूद इसके अगर केस बुक होता है तो उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी, सुपीरियर ऑफिसर से इंक्वायरी भी होगी। जैसे 154 CRPC के तहत ही कहा जाता है, अगर पुलिस ऑफिसर अगर सक्षम या प्रॉपर नहीं है, रिफ्यूज करते हैं या लाकुनाज रखते हैं, तो हायर ऑफिशियल को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो आपको चाहिए, इस किस्म की जब प्रैक्टिस होती है तो इसको ऊपर के ऑफिसर्स पे, हायर पुलिस ऑफिसर्स को रिपोर्ट किया जाए और इस किस्म की डिमांड के सामने आप झुके ना जी। अक्सर ये होता है कि केस कुछ भी नहीं बनता है जी, मगर कुछ मानवाली कर लेते हैं लोग जी। और ये इनके दौरान सवाल इन्होंने ये भी पूछा, ये वकील लोग ऐसे करते हैं या पुलिस, ये बताना काफी मुश्किल है,
मैं नहीं उम्मीद करूंगा कि कोई एडवोकेट्स ऐसे करेंगे। अब पैसा है, लालच है, लोग करते हैं, जी। इनको नहीं झुकना चाहिए इलीगल डिमांड्स के लिए। जी, एक और कॉलर शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? इब्राहिम साहब, कहाँ से? ठीक है। थोड़ा आवाज बुलंद फरमाएं जनाब। बारे में जो मैं टीवी पे देख रहा हूँ, जी बहुत खुशी होती है कि एक शिफ्ट हम लोग पहले फैसले किए। जी मेरे साथ भी एक जी, थोड़ा आवाज ऊंची फरमाइए जनाब। मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ, अब आ रही है। मैं बहुत खुशी हुई आप लोग का ये रूबी चैनल पे देख के। जी जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया ये हाईलाइट कर रहे हैं आप लोग। जी, इतनी खुशी हो रही है कि मर्द आदमी पे बहुत ज्यादती हो रही है। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। जी मेरे को तो इतना सता के रखे हैं लोग जी, ना। मैं अपने बच्चों से मिला आज तक 2 साल हो गए। मैं अपने औरत को नहीं देखता हूँ। जी कुछ भी बात कर रहे हैं, धमका रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे इशू लेके आ रहे हैं। पुलिस बात करके छोटा केस डाल के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। ठीक है जाना भी इनको डर हो रहा हूँ। जी। क्या आपका डिवोर्स हो गया है? हाँ, मैं बोलना हुआ था। अच्छा, कुछ आप सवाल पूछना चाहेंगे? ठीक है, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। एग्जैक्टली सवाल क्या है? जी, अब आपका एग्जैक्टली अगर आपको सवाल, स्पेसिफिक सवाल अगर बताएंगे तो। सवाल एक्चुअली मेरे को, मैं बच्चों को देखना चाह रहा हूँ। बच्चे उनसे मिलना चाह रहे हैं। जवाब दे। ठीक मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए ठीक है। क्या प्रोसेस है? क्या उम्र क्या है आपके बच्चों की? मेरे बच्चों की उम्र अब एक 2.5 साल, 2 साल की है और एक साल का है। जी, 1 साल का लड़का, 2.5 साल की लड़की है। जी, देखते रहो प्रोग्राम, इंशाल्लाह जो है हम जवाब देते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि दुखी दिलों को कुछ जो है सुकून मिले और उनको इंसाफ मिले। शुक्रिया कॉल करने का, शुक्रिया कॉल करने का। जी जी जनाब। देखिए, इनका जो सवाल है, ये कहते हैं कि इनकी जो है डिवोर्स हो चुकी है, बच्चों से मिलना चाहते हैं, तो कस्टडी के लिए या विजिटेशन राइट्स जो हैं, विजिट करने के राइट्स के लिए ये फैमिली कोर्ट में केस डाल सकते हैं और ये हक है इनका कि इन्हों मिलें। और बच्चों का मेंटेनेंस अगर ये देते हैं तो अदालत भी इनको इजाज़त देगी कि जैसे इनको मुनासिब होगा अपने बच्चों से ज़रूर मिलाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये केस डाले तो कामयाबी मिले इनको इंशाअल्लाह। नाज़रीन करम, वक्त तकरीबन हो चुका है। जाने से पहले एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। एंटीसिपेटरी जो कंप्लेंट आपने बताई है जी, अगर कोई लड़की वाले लड़के वालों को ये धमकी देते हैं जी कि अगर फला फला हमारा काम नहीं किया गया जी तो हम एंटी डाउरी केस में बुक कर देंगे आपको, तो किस तरह से लड़के वाले अपनी मुदाफियत कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है। उनका क्या धमकी है, क्या है, इसको स्टेट करते हुए वो लोग हायर ऑफिसर ऑफ द पुलिस, कोई हायर ऑफिशियल के सामने कंप्लेंट दें, उसकी इंक्वायरी का डायरेक्शन होगा और अगर ये लोग सच कह रहे हैं तो बात साफ हो जाएगी और इंशाल्लाह इनको मदद मिलेगी। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह अगले मंगल को आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मैं हमारे मेहमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तशरीफ़ लाने का। तो इंशाअल्लाह हम इसी मौजू पर 1-2 प्रोग्राम और करेंगे क्योंकि तिश्ने की अभी बाकी है और थोड़े पहलुओं पर रोशनी डालनी है। तो तब तक के लिए आपके मेज़बान मोहम्मद अमजद अली को और रूबी चैनल की तमाम टीम वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर